रेडियो उड़ान के प्रोग्राम एक मुलाकात सुनने वाले समस्त श्रोताओं को अमित भट्ट का नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि हमारे श्रोता, हमारे दोस्त जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो उड़ान से जुड़े हुए हैं, वो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा रहे होंगे। जी हां दोस्तों, हमारे श्रोताओं की लगातार बढ़ती हुई लिसनरशिप और तादाद को देखकर तो यही लगता है कि हमारे श्रोता मस्त हैं, खुश हैं और लगातार वो रेडियो उड़ान सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। भाई दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात के श्रोताओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं को साधुवाद देता हूं, क्योंकि जैसा कि अक्सर हम कहते आए हैं कि किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने में लिसनरशिप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। जी दोस्तों, भाई दोस्तों, आज प्रोग्राम एक मुलाकात का आगाज करने से पहले ही मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हम अपनी ईमेल आईडी, जहां के आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, वो हम कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। कई बार ऐसा होता होगा ना दोस्तों कि अचानक से हम आपको अपना पता बता देते हैं और कई बार श्रोता हमारे तैयार नहीं होते, तो आज हम आपको एडवांस में ही इन्फॉर्म किए देते हैं कि हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम के अंत में हम आपको वो ईमेल आईडी बताएंगे जहां के आप हमें अपने ख्यालात, अपने थॉट्स, अपनी दिल की बात इस प्रोग्राम के बारे में, एक मुलाकात के बारे में लिखकर बेशक भेज सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रोग्राम का आनंद भी लीजिए, लेकिन आप अपना नोटपैड या जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं एड्रेस इत्यादि नोट करने के लिए, या कुछ लोग कागज कलम का भी अगर उपयोग करते हैं तो भाई उन्हें भी तैयार रखें। कार्यक्रम के अंत में हम आपको अपने कार्यक्रम का पता, जहां की आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बताने जा रहे हैं। Friends, creating a world where blindness is not a handicap but just a mere inconvenience. जी हां, यह एक मान्यता है, एक विचारधारा है वॉइस विजन ऑर्गेनाइजेशन की। वॉइस विजन ऑर्गेनाइजेशन मुंबई बेस्ड एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी डायरेक्टर हैं सुष्मिता बावना। भाई, नाम लेते ही बहुत से हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज प्रोग्राम एक मुलाकात में हमसे कौन रूबरू होने वाले हैं। जी हां, वी हैव अनदर डायनामिक लेडी एज आवर गेस्ट फॉर टुडेज प्रोग्राम, मिस सुष्मिता बावना। सुष्मिता, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम एक मुलाकात में स्वागत है आपका। थैंक यू अमित। I have heard you on other broadcasts of Radio Udan as well, in discussion programs and other programs as well. But today you are being on here on different segment. तो how are you feeling? कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा दिया आप लोगों ने ऐसा। वैसे ये प्रोग्राम स्पेशल लोगों के लिए है, तो स्पेशल फीलिंग आए ये अच्छी बात है, राइट। सुष्मिता,
इससे पहले कि मैं आपके जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा है, इनिशियल बैकग्राउंड, जब आप यहाँ आए इस अर्थ में, जब किसी सुष्मिता बबना ने जन्म लिया, उससे पहले, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से है। एक्चुअली क्या होता है कि बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड, पर्सनल बिजनेस को या एंटरप्रेन्योरशिप को हैंडल करना एक चैलेंजिंग टास्क माना जाता है। बट ऑन द अदर साइड, ऑन अ कॉन्ट्ररी, यू आर द पर्सन हेडिंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. One is Voice Vision and the another one is Ascent Network. तो मेरा सवाल वही है, आप समझ गए होंगे कि being a visually challenged, how do you head these different institutes all together? अमित, आपने सवाल ही इतना टफ पूछ लिया, जबकि मुझे वो काम इतना टफ कभी लगा ही नहीं। मुझे जवाब क्या दूँ ये सोच रही हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो दोनों चीज मेरे लिए, एसेंट नेटवर्क तो मैं पहले से ही करती थी, वॉइस विजन बाद में आया। तो लाइक एसेंट नेटवर्क्स में मैं ऑलरेडी सीख रही थी, या उसी के कारण दोनों एक दूसरे के हैंड इन हैंड जाते हैं। मेरे लिए दो कभी अलग रहे ही नहीं, मेरे लिए दोनों एक ही है। क्योंकि वॉइस विजन के कारण मैं एसेंट में हूँ, एसेंट के कारण मैं वॉइस विजन में हूँ। जी, तो ये दोनों का क्या इंटर रिलेशन है, वॉइस विजन और एसेंट नेटवर्क? ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा डिटेल में सुनने वालों के लिए। मैं अगर बताऊं संक्षेप में, तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद, मेरे डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के कोर्स के बाद, मैं हमारे फैमिली बिजनेस में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी थी जब, और काफी सारा काम देखती थी। हमारा बिजनेस जो है एसेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसके तहत हम लोग आईटी, टेलीकॉम, डेटा, फिजिकल सिक्योरिटी, जो हम सीसीटीवी या सर्वेलेंस वगैरह बोलते हैं, वो सर्वर रूम सेटअप करना, ऐसे काफी सारा ईपी टेलीफोन सिस्टम, ईपीएबीएक्स देना, ऐसा सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क है। तो उसमें मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व थी। फिर मेरी विजन काफी हद तक जाती रही, और उसके बाद अपने आप को रिहैबिलिटेट करने के दौरान मुझे जॉस के बारे में पता चला, एंड वो जॉस के थ्रू मैं वापस से कुछ कर पाई। और करने के लिए क्या था, अगेन एसेंट नेटवर्क का काम था कि हाँ, उसको कैसे करा जाए, मैं वही पोजीशन पे कैसे पहुंचूं। तो इसीलिए दोनों ने का मेरे लिए बहुत मिलीजुली सरकार बोल दो, या मेरे लिए दोनों का उतना ही महत्व है। बिकॉज अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो ये नहीं होता। मिलीजुली सरकार का तो बहुत महत्व है मैडम, इसको चलाना भी तो वही मैं कह रहा था ना, इसको चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो हैट्स ऑफ टू यू। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बट थैंक यू फॉर दैट। मुझे ये मतलब, आदमी को अगर पैशन होता है, अगर आदमी को कुछ करने की चाह है, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी चीज डिफिकल्ट होता है। जी, लेकिन ये बहुत काबिले तारीफ बात है, और मेरे ख्याल से खास तौर पे न केवल वुमेन्स को बल्कि मेंस को भी सीखने और समझने की जरूरत है कि भाई एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन भी बीइंग अ ब्लाइंड, वो एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, जैसे कि यू आर द ब्लाइंड वुमन हु इज द एंटरप्रेन्योर। आपने कहा कि विजन जाती रही, यानी कि आई साइट जाती रही आपकी, तो ये कैसे हुआ? आई साइट आप किस वजह से आप खोते रहे? इसकी भी थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं बट बहुत छोटे में बताऊंगी। जन्म से मुझे मोतियाबिंद था, कैटरैक्ट था दोनों आंखों में, जो कि मेरी 4 साल की उम्र में पता चला घर वालों को कि हाँ, इसके आंखों में मोतियाबिंद है। उसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई कैटरैक्ट निकालने के बाद। मेरी एक आंख में 5th स्टैंडर्ड या 10 साल की उम्र में चली गई। कैटरैक्ट सर्जरी पोस्ट आई हैमरेज विद रेटिना डिटैचमेंट, अगर टेक्निकली बोलूं तो ये रीजन रहा। फिर उसके बाद दूसरी आंख में रेटिना डिटैचमेंट होता रहा मल्टीपल टाइम्स, लाइक 8th स्टैंडर्ड में हो गया, फिर 10th स्टैंडर्ड में हो गया। 10th स्टैंडर्ड में 3 महीने मैं उसके कारण स्कूल नहीं जा पाई, बिकॉज पोस्ट सर्जरी आपको काफी सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, और विजन भी नहीं इतनी जल्दी रीगेन होती है।
तो उस हिसाब से मुझे 10th स्टैंडर्ड में भी स्ट्रगल ये करना पड़ा कि हमारी स्कूल की प्रिंसिपल ने बोला नहीं 3 महीने एब्सेंट हो गई तो मैं आपको फॉर्म नहीं दे सकती, सॉरी। तो 10th स्टैंडर्ड में मैं 3 महीने एब्सेंट रही, तो स्कूल प्रिंसिपल ने बोला कि भाई हम फॉर्म नहीं दे पाएंगे, आप अगर फेल हो गए तो आपके कारण हमारी स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, परसेंटेज फॉल हो जाएगा। तो उस समय मेरे पापा ने बहुत स्ट्रांग होकर बोला नहीं ये मेरी बेटी है, ये पास होकर दिखाएगी, आप फॉर्म तो आपको देना ही पड़ेगा। और वो बात मैंने केबिन के बाहर खड़े हुए सुन ली, तो मुझे समझा लगा कि अगर पापा ऐसा बोल रहे हैं मेरे लिए तो मेरा भी फर्ज बनता है, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर भी एक स्पेशल ट्यूशन टीचर रखी गई जो कि ऑडियो कैसेट्स के पे सब चीज रिकॉर्ड करके जाती थी, भले वो ज्योमेट्री हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या हिंदी मराठी कुछ भी सब्जेक्ट हो, तो सारे सब्जेक्ट्स ऑडियो कैसेट पे रिकॉर्ड कर देती थी। मुझे पास में बिठा के खाली खुद ही ड्रॉ करती थी सर्कल्स वगैरह और खुद ही बताती थी ज्योमेट्री का या अलजेब्रा का सम्स करके कि भी इसका ये क्वेश्चन ऐसे होता है तो इसका ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, ये स्टेप है। मैंने वो सब सुन के ही खाली लर्न किया। एग्जाम देने गई तब तक भी विजन इतनी नहीं आई थी कि क्वेश्चन पेपर भी खुद पढ़ सकूं। तो सुपरवाइजर ने क्वेश्चन पेपर पढ़कर बताया, मैं आंसर लिख देती थी। आंसर लिखती थी तो मुझे नहीं पता था वो कभी लाइन के ऊपर लिखा गया, फिर नीचे लिखा गया, क्या बीच में लिखा गया, बस लिख दिया। हिंदी मराठी में हम जैसे ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, मात्रा लिखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता उसका मतलब वो कहाँ क्या हुआ, विजन वैसी नहीं थी। बट कभी तो ना मुझे राइटर पता था ना स्क्राइब पता था कि कुछ होता भी है, इससे वर्ड्स भी होते हैं। फिर भी एग्जाम दे दी। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हाँ, जो किसी ने भी मेरे एग्जाम पेपर चेक किए या तो वो नींद में चेक किए या उसे बिना पढ़े चेक कर दिए, पता नहीं कैसे, बट मैं पास हो गई 10th स्टैंडर्ड में। फिर उसके बाद विजन मेरी कभी भी इतनी नहीं थी कि मैं फर्स्ट बेंच से भी बोर्ड पढ़ पाऊं। तो अब फर्स्ट बेंच पे बैठ नहीं सकते, बोर्ड दिखता नहीं है तो क्या किया जाए, तो कहीं भी बैठ जाने का। फ्रेंड जो बोल रही डिक्टेट कर रही है कि हाँ लेफ्ट में डेबिट होता है, राइट में क्रेडिट होता है, ये यहाँ पे लिखने का, वो वहां पे लिखने का, ऐसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसी कम विजन में फिर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मैंने किया और बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। फिर बाद में 97 में मैक्युलर होल हो गया, इस बार रेटिना डिटैच सेंटर से हो गया। तो उसके कारण 6 महीने में 3 सर्जरीज और विजन लॉस टू अ ग्रेट एक्सटेंट हो गया। तो टिल डेट आई हैव अंडरगॉन अराउंड 11 सर्जरीज। राइट, आप अपने स्कूल के दौर में और कॉलेज के दौर में पहुंच चुके हैं, वहां मैं एक बार फिर से आना चाहूंगा। मैं श्रोताओं को हालांकि प्रोग्राम के आगाज में ही बता चुका हूं कि सुष्मिता बुबना इज द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ वॉइस विजन ऑर्गेनाइजेशन, बट देन शी इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ एसेंट नेटवर्क, राइट मैडम? तो खैर इससे जुड़े हुए कुछ और सवालात मैं आपसे करूंगा। आइए अब थोड़ा और आपके स्कूल से थोड़ा सा और पहले, जब आप बहुत छोटे थे, स्कूल में आपका एडमिशन कराया गया होगा, उससे पहले जब छोटे बच्चे थे, हम कह सकते हैं आम भाषा में, उस वक्त की कुछ यादें हैं? किस तरीके से आप आगे बढ़े? और यू आर नाउ इन मुंबई, सो यू हैव डन ऑल योर स्टडीज इन मुंबई ओनली और इन सम अदर स्टेट्स? नहीं, हमेशा से मुंबई में ही रहे। मतलब मेरे पिताजी का जन्म बॉम्बे में हुआ है, बट मेरा जन्म बॉम्बे में नहीं हुआ। बाकी हमारे सब जन का, मेरे भाई बहन सबका जन्म बॉम्बे में ही हुआ है। तो शुरू दिन से मैं बॉम्बे में ही रही। बचपन की अगर मैं बोलूँ तो याद ऐसी है कि हाँ, कुछ भी पापा हमेशा अपनी पैंट खोलकर हैंगर पे टांगते थे, तो उसमें से पैसे गिर जाया करते थे। तो पैसे उठाने का काम जैसे छोटे बच्चे खुशी खुशी करते हैं, मैं भी करती थी। तो आधी बार पैसे दिखते नहीं थे मुझे जमीन पर, क्योंकि हमारी वो मोजाइक टाइल्स थी जिसमें कि वो छुप जाते थे। तो मैं हाथ घुमा घुमा कर ढूंढने की कोशिश करती थी। तो मुझे डांट पड़ती थी कि तुझे दिखता नहीं है कि तू ऐसे कर रही है। बस उनको भी नहीं पता था कि सच में कुछ आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया 4 साल की उम्र में डिटेक्ट हुआ, तो मेरी दादी जी आंखों के डॉक्टर के पास जा रही थी।
अपनी आंख दिखाने, तो बोले चलो इसको भी दिखा देते हैं, थोड़ी इसको कभी कभी पैसे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो ले जाते हैं। तो लेकर गई, आई तो डॉक्टर को बड़ा बुरा भला बोलती बोलती आई, उधर भी उनको डांट दिया, घर पे सबको पूछा क्या हुआ, तो बोला वो मोतियाबिंद का डॉक्टर, उसको सब चीज में मोतियाबिंद दिखता है, बूढ़ों की बीमारी बच्ची में बता रहा है, पागल कहीं का। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि जन्म से भी मोतियाबिंद हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेमोरीज। और अगर अच्छी मेमोरी बोलो तो मेरी दादी की कहानियां मुझे याद है। राइट। उसके बाद जैसे स्कूल में मैं बहुत इंट्रोवर्ट, शाई, किसी से बात नहीं करना, किसी से फ्रेंड्स नहीं बनाना, क्योंकि सब चिढ़ाते थे। जूनियर केजी से चश्मा पहनती थी, वो भी काफी मोटे खांच वाला, तो सब हमेशा चिढ़ाते हैं। आज भी कोई भी स्कूल में आप जाइए तो मोटे को मोटा, पतले को पतला, छोटे को छोटा, लंबे को लंबा, हर बच्चे का कोई ना कोई नाम होता है। आज जी, जी। वो सब चिढ़ाना शायद मजाक लगता है, लेकिन उस समय वो बहुत चुभती थी बातें। तो इसीलिए मैंने कभी स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं किसी से बात नहीं करती थी। ज्यादा से ज्यादा बात होती तो मेरे को तेरी ये बुक चाहिए, प्लीज देगी क्या, या देगा क्या, वही बात होती थी बस। म्यूजिक वगैरह का शौक रखती हैं आप? संगीत सुनती हैं? हाँ, जब समय मिल जाए। जी। तो अभी आपका समय प्रोग्राम एक मुलाकात में है। कौन सा सॉन्ग या कौन सा गीत अभी आप सुनना चाहेंगे जो हम आपके लिए प्ले करें? मुझे एकदम इमीडिएट में जो याद आ रहा है वो इकबाल पिक्चर का आशाएं खिले दिल की। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। Friends, welcome back to program Ek Mulaqat on Radio Udan, and today we are talking to Ms. Sushmita Bubna of Voice Vision and as well as the director of Ascent Network Private Limited, Mumbai. सुष्मिता, आपको लगता है कि आप जिस औहदे पर आज हैं, as I have earlier said that you are heading two big organizations and they are different, although they are interlinked to each other, लेकिन जो उनका कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो दोनों अलग अलग चीजों को आप हैंडल कर रहे हो। कभी आपने, जब आप स्कूल कॉलेज में थे, आपका कोई एम रहा होगा, डिड यू एवर थिंक दैट सुष्मिता वुड बी अ बिजनेस वुमन और एंटरप्रेन्योर वन डे? शायद हाँ, शायद ना, क्योंकि बचपन में जैसे सारे बच्चे खेलते हैं तो मुझे नीचे जाकर खेलना अलाउड नहीं था। आंखों की प्रॉब्लम के कारण घर में ही खेलती थी, तो कुछ सेट ऑफ गेम्स ही होते थे जो मैं खेल पाती थी। एक तो घर घर, तेरे घर मेरे घर, चाय बनाना, ये। दूसरा टीचर, तो टीचर हमेशा मैं बनती थी। या तीसरा बॉस बन जाना। तो शायद आज भगवान ने मुझे टीचर भी बना दिया और बॉस भी बना दिया। मतलब लीडरशिप क्वालिटी आपने पहले से ही थी। कई बार हमें बचपन में ही राह मिल जाती है, इंडिकेशंस मिल जाती हैं नेचर की तरफ से कि भाई आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। दिस इज एग्जैक्टली आई थिंक विद यू एज वेल। पता नहीं, कभी वैसे सोचा नहीं, लेकिन हाँ, मतलब जो गेम खेलती थी आज वही मैं रियल लाइफ में कर रही हूँ। तो मे बी गॉड, जो भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। यानी भगवान पर भी विश्वास है आपका? एकदम अटूट। जी, चलिए, अटूट विश्वास आपका यूं बना रहे और आप यूं ही सफलताओं के शिखर पर चढ़ते रहें। मैं वॉइस विजन की उन तमाम एक्टिविटीज पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा जो आप काफी लंबे समय से कराते आए हैं, और टाइम टू टाइम देखने में आया है कि बहुत सारी एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज आप कराते रहते हैं, और उसमें बढ़ चढ़ करके लोग नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी करते हैं। वॉइस विजन क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी देना। जरूर, मैं भी बताना चाहूंगी। जैसे वॉइस विजन हमने अप्रैल 3 तारीख 2000 में चालू किया था, और उस दिन जो उद्देश्य था वो बहुत छोटा था।
मतलब जब मैंने विजन जाने के बाद अपने आप को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करी तो मैंने एक रिहैबिलिटेशन कोर्स ज्वाइन किया। उस कोर्स में मुझे ब्रेल सीखने मिला, व्हाइट केन लेके चलने मिला और खाना बनाने की कुछ टेक्निक सीखने मिली। तो वोकेशनल ट्रेड में मुझे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, झाड़ू बनाना, साइकिल रिपेयरिंग, ऐसे सब ट्रेड सीखने मिले। तो मुझे बहुत उस समय बहुत ज्यादा फील हुआ कि मैं आगे जा रही हूँ लाइफ में कि पीछे जा रही हूँ। एक लड़की जो ऑलरेडी बिजनेस में काम करती थी और उसको बोला जाए कि आप इस तरह का करो, तो आज और रिहैबिलिटेशन कोर्स जो मैंने किया उससे मैं ये सोचती थी कि मुझे आगे बढ़ना मिल रहा है कि मैं पीछे जा रही हूँ लाइफ में। मैं क्या कर रही हूँ, लड़की जो बिजनेस में ऑलरेडी काम कर रही थी और जस्ट एक 5 सेंसेस में से एक सेंस नहीं होना, आंखों की दृष्टि नहीं होना, क्या इतना डिफिकल्ट है कि इंसान अपने काबिलियत से भी कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्या मेरे फैमिली मुझे रोड के एक कोने पे साइकिल रिपेयरिंग का गैरेज या बिजनेस खोलने देंगे? मुझे वो सब बहुत सेटबैक बोल दीजिए या डिप्रेसिव बोल दीजिए, या बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए वो सब सहन करना कि हाँ ये इस तरह से क्यों। जस्ट एक खाली दृष्टि नहीं है, इस तो नहीं है कि हमारी सोच नहीं है, काबिलियत नहीं है, बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि नहीं है। उसी दौरान मतलब अगर मैं बोलूँ तो मुझे लाइन में खड़ा रहकर बोला गया, मैडम आप भी लाइन में खड़े हो जाओ और ये गिफ्ट लंच बॉक्सेस हैं, कोई दे रहा है आप ले लीजिए। तो वो सब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि एक खाली दृष्टि नहीं होना, मतलब अगर मैं just losing one sense means losing my dignity. Do I have my self-respect? Can I earn money for myself? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरह से घूम रहे थे और रादर मुझे डिप्रेस भी कर रहे थे। बट सडनली मुझे पता चला हैडले स्कूल यूएस के बारे में मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, तो जहाँ पे कोर्स कैटलॉग में मुझे कोर्स पता चला व्हाट इज कंप्यूटर, और वो कोर्स मैंने सबसे पहले अप्लाई किया। क्योंकि बचपन से टेक्नोलॉजी ये सब में इंटरेस्ट था, बिजनेस भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो इंक्लिनेशन हमेशा रहा। और क्योंकि आंखें खराब थी तो दूर रखा गया कंप्यूटर टीवी से कि नहीं आंखें खराब हो जाती है और प्लीज दूर रहो। तो मुझे लगा अब क्या है, खोले के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है अपने पास, तो अब क्यों नहीं कंप्यूटर सीखा जाए। वो कोर्स ज्वाइन किया। वो कोर्स से मुझे पता चला, उसके साथ एक किताब आई थी एक्सेसिबल एड्स फॉर कंप्यूटर, उससे पता चला कि स्पीच सिंथेसाइजर नाम की भी कुछ चीज होती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये एड, वो एड, ओसीआर, क्या क्या होता है। एक मैंने बोले ना, मुझे एक ऐसे महल की चाबी मिल गई जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मुझे कुछ मिलेगा। और उससे मैंने जॉज वॉज सीखा, मतलब खुद सीखा। और उसको सीखने जब मैं और आजू बाजू में बोली, आजू बाजू के कोर्स इंस्टीट्यूट्स में मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे इसको और अच्छे से सिखाइए, मुझे बहुत अच्छे से सीखना है। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, आपके जैसे इंसानों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। उनका वो ट्रीटमेंट की जैसे कि पता नहीं मैं कोई भूत हूँ या पता नहीं किस तरह का उनका विचार था, बट लाइन सुन के ही उन्होंने ना बोल दिया। तो मुझे लगा जिस दिन मैं कंप्यूटर सीखूं उस दिन मैं एक इंस्टीट्यूट चालू करूंगी जिसमें मैं कंप्यूटर सिखा सकूं, और सिर्फ एक जन को भी अगर मैं सिखा पाई। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का देखिए कितना महत्व है कि लाइफ को सार्थक समझूंगी, और उसमें काफी हद तक फैमिली ने भी योगदान दिया। सही, वो तो है ही है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना मतलब आप कुछ नहीं। तो इसमें मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत बड़ा हाथ दिया। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में बोला किसी को जाकर कि भाई आप खाली ब्लाइंड लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे एक इंस्टीट्यूट है, वहां वो जाकर सीख सकते। तो मुझे किसी ने बोला सुष्मिता तू पागल है, हिंदुस्तान में अंधों के पास खाने को नहीं है और तू उनको कंप्यूटर सिखाएगी। वो सेंटेंस कहने के लिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, बट उस दिन उस समय मुझे वो सेंटेंस ऐसे लगा जैसे कोई 20 माले से किसी ने मुझे फेंक दिया।
लेकिन मेरे पापा ने यही कहा, बेटा कोई चिंता की बात नहीं, अपन एक को भी सिखाएंगे, बस हो गया, हम उसी हिसाब से शुरू करेंगे। और तब वॉइस विजन का जन्म हुआ। हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे वॉइस विजन शुरू किया, काफी साल तक वही करते रहे। बट हमने रियलाइज किया कि खाली कंप्यूटर सिखाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इट्स नॉट अ एंटायरटी थिंग विच हेल्प्स अ ब्लाइंड टू लिव इंडिपेंडेंटली और लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब मेरे लिए इंडिपेंडेंट, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये शब्द शायद बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, या मैंने उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा दे दी, वॉट एवर यू से। तो उसी दौरान हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स चालू किए, जैसे कि रीडर राइटर सपोर्ट है ब्लाइंड को देना, फिर पेरेंट सपोर्ट ग्रुप चालू किया, पेरेंट्स ऑफ ब्लाइंड, आवर स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर सॉल्व देयर प्रॉब्लम। साथ ही में हमने मोबिलिटी, एक पेरेंट्स को समझाना कि व्हाइट केन की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है एक ब्लाइंड के लिए। क्योंकि आज मैं अगर मेरी पर्सनल लाइफ में बोलूं तो जब मैंने व्हाइट केन उठाकर चलना चालू किया तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली को नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। शादी में जाते या कहीं पार्टी में जाते तो वो हॉल के गेट के पहले बोलते बंद कर दे। शुरू में मैंने बंद किया, बाद में मैं एडमेंट हो गई, नहीं मैं नहीं बंद करूंगी। आज वो खुद ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट सभी के लिए वो डिफिकल्ट, मतलब वो हर चीज एक डिफिकल्टी होती है। तो हमने मोबिलिटी का किया, हमने डिफरेंट वे ऑफ सोशलाइजिंग के बारे में टॉपिक पे डिस्कस किया, जैसे कि पर्सनल, इंडिविजुअल सोशलाइजिंग, सोशलाइजिंग इन ग्रुप और नेटवर्क, प्रोफेशनल सोशलाइजिंग कैसे करते हैं। फिर लीगल राइट्स के बारे में बात किया। फिर हमने ये भी बात किया कि फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल आदमी कैसे स्ट्रांग हो सकता है। और कमा तो सभी रहे हैं आज ब्लाइंड इंडिविजुअल्स, बट बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कमाना है। उसको बचाएं किस तरह से, शेयर मार्केट क्या होता है, SIP क्या होता है, वो सब भी हमने डिस्कस किया। और अभी हाल ही में अगर मैं बोलूं, हमारे 2-3 साल में जो की प्रोग्राम्स रहे हैं, वो एक फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग है, जिसको हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं। कि किसी के लग जाए या कुछ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या उपचार कर सकते हैं। तो मेरी सोच, जैसे हमेशा मैंने कहा, अभी तक मैं जैसे कहती आ रही हूँ, तो ये है कि लोग बोलते ब्लाइंड खुद तो कुछ कर नहीं सकता, दूसरों की क्या मदद करेगा। तो मैं बोलती नहीं, हम ब्लाइंड को इस केपेबल बना दें कि वो खुद की तो मदद कर ही रहा है, दूसरों की भी कर रहा है। बिल्कुल। तो उसी सोच से हमने ये फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग रखी थी, जिसमें कि हमने सिखाया कि किस तरह से ब्लाइंड लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। अगर खून निकल रहा है, ब्लीडिंग है, या फिर जल गया है, या फिर कोई बेहोश होकर गिर गया है, या किसी को फीट्स आ रहे हैं, या एकदम ही अनकॉन्शियस हो गया, खाली सांस चल रही है, जिसको हम CPR बोलते हैं, जैसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना, आर्टिफिशियल चेस्ट पंपिंग देना। वो कार्यक्रम हमने 2 बार कर दिया, एक बार बच्चों के लिए, एक बार एडल्ट्स के लिए। फिर हमने सेल्फ डिफेंस पे भी किया कि खुद की सुरक्षा कैसे कर सके हम। फिर सेक्सुअलिटी इंटीमेसी पे भी हमने कार्यक्रम किया, क्योंकि एक सर्वे के दौरान हमको पता चला कि किस तरह से लोग अपनी खुद की बॉडी एनाटॉमी से भी अपरिचित हैं, और साथ में ही अदर जेंडर की। उस हिसाब से हमने ये प्रोग्राम किया, जिसमें कि हमने नो योर बॉडी, या फिर किसको अब्यूज बोलते हैं, गुड टच, बैड टच, रिलेशनशिप, रिजेक्शन, उस पर बात करी। फिर हमने अभी हाल ही में सालसा डांस और थिएटर वर्कशॉप किया, जिसमें भी मतलब सभी जन ने काफी एंजॉय किया। अभी उसमें से तो 2 पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉपर सालसा डांस ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है ट्रेनर के साथ। जी हाँ, डांस वाली बात मेरे मन में भी थी। खैर, इससे पहले कि मैं पूछता, वो आपने, और अभी ये बिल्कुल नई ताजी न्यूज है, जब आपने वो डांस और तब इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की थी। हाँ, अभी 20 अप्रैल को ही हुआ था ये कार्यक्रम, हमारी 14वीं एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी। सुष्मिता, आप जिस दौर से गुजरे हो, उस कहानी को सुनकर ये लगता है कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कोई मंजर हासिल करने के लिए बहुत सारे कठिन रास्तों से गुजरना होता है। बहुत से लोग आपको डिस्करेज करते हैं, लेकिन
जैसा कि आपने बताया और जो एग्जाम्पल सेट किया है वो इसी बात का परिचायक है कि चाहे हमें कोई कितना भी डिस्करेज करे, कितनी भी कठिन या विषम परिस्थितियां आए, हमें सेल्फ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है और सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। आप खुद अपने आप को इनकरेज करें अगर दूसरा आपको डिस्करेज कर रहा है या फिर इनकरेज नहीं कर रहा है, और खुद आप अपनी सेल्फ मोटिवेशन और आत्म बल के आधार पर आगे बढ़ते जाएं। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि एक और आपकी पसंद का गीत सुन लेते हैं प्रोग्राम में। हाँ, तो अगर आपके पास पॉसिबल है तो वो बजा दीजिए, जब कोई बात बिगड़ जाए। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम एक मुलाकात में। और आज इस शो में हमसे मुखातिब हैं मुंबई की सुष्मिता बुबना। सुष्मिता, मैं श्रोताओं को बता देता हूं कि आपकी वेबसाइट यानी कि वॉइस विजन की वेबसाइट www.voicevision.in पर हमारे लिसनर्स और वो तमाम श्रोता जो अभी सुन रहे हैं वो सुष्मिता बुबना की सक्सेस स्टोरीज वहां पे सुन सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आपके रहे हैं, अचीवमेंट रहे हैं तो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी लाजमी हैं। और वॉइस विजन को मैं समझता हूं कि 2011 में आपकी वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए यानी कि बेस्ट वेबसाइट फ्रॉम द एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये अवार्ड दिया गया था नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जो आपके कुछ और पर्सनल आई मीन यू हैव secured many awards, I know. So if you can share, that period, how, it has happened. हमें मेरा कहना है अवार्ड और रिवॉर्ड की तो एक्चुअली मतलब वो मिल गए या रख दिए वाला हिसाब है। आज हम जो ये बात कर रहे हैं, ये बात सुन के अगर कोई भी पूरी इंटरव्यू या पूरे डिस्कशन में जो हम बात करें उसमें से कोई भी एक बात किसी एक भी जन के काम आ गई और उसकी लाइफ में एक भी पर्सन अगर कुछ फर्क हुआ तो मैं समझूंगी वही अवार्ड है। और ये वॉइस विजन कैसे आपको नाम सूझा इस ऑर्गेनाइजेशन को? वॉइस विजन एक यूनिक सा नाम है ये, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये वॉइस विजन नाम बहुत पसंद है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये आपके माइंड में कैसे आया कि भाई आपको वॉइस विजन रखना है इस इंस्टीट्यूट का नाम, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? मैं इसका श्रेय भी अपने पापा को दूंगी क्योंकि ये नाम उन्हीं का सुझाया हुआ नाम है। उन्होंने कहा कि बेटा विजन थ्रू वॉइस है, हम देख रहे हैं हम सुन के देख रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने नाम दिया वॉइस विजन, यानी कि विजन थ्रू वॉइस। दैट्स वंडरफुल। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी सक्सेस में, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। फैमिली में किस तरह से आपको कोऑपरेशन तो मिलता ही है, जैसा कि आपने बताया। कौन कौन आपकी फैमिली में है? सभी कोई है, मम्मी पापा सभी कोई है मेरे फैमिली में, मम्मी पापा भाई बहन भाभी जियाजी बच्चे। इट्स अ गुड लाइफ, नाइस फैमिली। राइट, ओके। सुष्मिता, कुछ एक दो क्वेश्चन मेरे जहन में और हैं आपके लिए, इससे पहले कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो। मैं जितना समझ पाया हूं या जितना मैं जानता हूं कि पर्सनल इंडिपेंडेंस के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, और ये जानते हैं हम कि भाई आप खुद भी पर्सनली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए, और खासतौर पे आफ्टर बीइंग विजुअली चैलेंज्ड। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एक स्वतंत्र और अच्छी लाइफ के बारे में आप देना चाहेंगे, और इंडिपेंडेंट स्किल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू? जरूर। मेरा कहना है सबसे पहले तो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लीजिए। जो हम कहते हैं ना, मैं बेचारा या मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, तो वो हमारे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए बात।
भले घर पे उठकर पानी लेना है, अपने लिए चाय बनाना है, या अपने कपड़े खुद अपने कबर्ड में रखना है, खुद के लिए निकालना है, उसकी मैचिंग ज्वेलरी या हेयर क्लिप या जो भी है एक्सेसरीज जो लेडीज वापरती हैं, आज हर एक चीज आपको खुद पता होनी चाहिए। जैसे मेरे कबर्ड में जो हैंगर्स होते हैं जहाँ पे हम ड्रेसेस टांगते हैं, तो उसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एक सेक्शन जो रेगुलर वेयर का है, एक सेक्शन जो कि फॉर्मल वेयर का है, या पार्टीज में या शादी वगैरह में जाने के लिए एक साइड कपड़े हैं। और जो रेगुलर वेयर का है उसको भी मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि जो आयरन हुए हुए पहने हुए कपड़े हैं वापस जो लगाने हैं वो एक साइड से लगाती हूँ, और रोज निकालने हैं तो दूसरी साइड से निकालती हूँ। तो अगर मेरे पास 10 ड्रेस हैं या 10 ड्रेसेस हैं, तो एक जो ड्रेस है जो मैंने पहले दिन पहनी है उसका नंबर 10वें दिन या 11वें दिन ही आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो किसी को ना मुझे दिमाग लगाना अरे ये रिपीट हो, क्योंकि हम लेडीज लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, अगर कल लाल पहना तो आज लाल नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि खुद अकेले बाहर आना जाना, हमेशा किसी की राह नहीं देखना कि नहीं कोई आएगा मुझे ले जाएगा। बाकी शादी वगैरह में जाना तो सामने से लोगों से बात करना, उनको हाय हेलो करना, क्योंकि हम इंतजार अगर करेंगे कि कोई आएगा और मुझे इंटरेक्शन कर, मैं लिफ्ट में भी हूँ तो मैं अकेले सामने से खुद ही पूछती हूँ कि आपको कितने फ्लोर पे जाना है। तो भले सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बात कर दी, छेड़ दी, तो जवाब तो देना ही पड़ जाता है। तो बाहर आने जाने में मतलब शॉपिंग भी है, तो शॉपिंग भी आप खुद जा सकते हो, कर सकते हो। उसमें जो स्किल्स चाहिए वो पसंद करने की स्किल्स के अलावा जो हम सोचते ना अरे मैं ये पसंद कैसे करूंगी, मैं ये कैसे समझूंगी, उसके अलावा हमें सवाल पूछने की काबिलियत होनी चाहिए, मदद मांगने की, बोलते ना जो उसको मांगना आना चाहिए। अब जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि प्लीज आप मुझे फला फला दुकान तक छोड़ देंगे, तो कोई भी खुशी खुशी छोड़ देता, इवन कि रिक्शे वाले तक हाथ पकड़ के अंदर तक छोड़कर आने तैयार हैं। अगर आप उनको बोलो भैया प्लीज आप छोड़ दोगे मुझे, तो छोड़ देते हैं। वहां मुझे झांसी की रानी नहीं बनना कि नहीं मैं अकेले ही जाऊंगी, मैं मदद मांगती हूँ, मुझे मदद मांगने से संकोच नहीं है। जी, यानी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है पॉजिटिव होने के साथ साथ। हाँ, शायद किसी जमाने में मुझे किसी लड़के के हाथ लगाने से क्या उसकी नजर से नजर मिलाने में भी गुस्सा आता था, लेकिन आज मैं किसी का भी हाथ पकड़कर जा सकती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ। मतलब ड्रेस भी ढूंढनी है तो किसी जेंट्स को बोल दूंगी इसको डिस्क्राइब करिए, इस पे कौन से कलर्स हैं, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, और बाकी छू के फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी का शेप वगैरह तो आप खुद भी समझ सकते हो। और एक दो बार आप गलत चीज खरीदोगे, बाद में आपको अपने आप आने लग जाएगा। पैदा तो कोई भी परफेक्ट हुआ ही नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आपसे बात करते करते अचानक वो मैट्रिमोनियल की बात मेरे जहन में आ गई। वॉइस विजन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मैट्रिमोनियल, ये तो शेयर कीजिए हमारे लिसनर्स के साथ। हाउ वन कैन सब्सक्राइब टू दैट मैट्रिमोनियल ऑफ वॉइस विजन। थैंक यू अमित, याद दिलाने के लिए। तो मैट्रिमोनियल हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा सेक्शन है जो हमने 2010 से ही शुरू किया, बट थोड़ा सा सक्रिय अभी हुआ है लास्ट साल 1.5 साल में, जहां हमारी वेबसाइट पे लोग आकर अपने आप को पहले एज अ यूजर रजिस्टर करें, यूजर नेम पासवर्ड मिलने के बाद मैट्रिमोनियल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते। तो जब तक वो प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे उन्हें दूसरों की प्रोफाइल दिखेंगी नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा सा वहाँ सिक्योरिटी एस्पेक्ट रखा है कि कोई भी आकर डेटा देख लेवे या आपको कांटेक्ट कर ले या स्पैमिंग हो जावे, उस एंगल से हमने डेटा को सिक्योर किया है। तो वहाँ आकर कोई भी डिसेबिलिटी वाला, किसी भी तरह के फिजिकल डिसेबिलिटी वाले इंसान या नॉन डिसेबल पर्सन वहाँ आकर अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 बार गेट टुगेदर्स रखे हैं, या जो बोलते हैं वर वधु सम्मेलन रखे हैं, पर हमारा अप्रोच वो टिपिकल वर वधु सम्मेलन जैसा नहीं है। हम वहाँ चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी प्यार से, बिना कोई झिझक, बिना कोई संकोच से मिले। और सेम हम पेरेंट्स से भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को खुले दिल से मिलने देवे,
तो उस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक के ऊपर कि भाई क्या फर्क है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द 3 सिचुएशंस, कि अगर मैं एक सेम डिसेबिलिटी वाले से शादी करती हूँ या दूसरे डिसेबिलिटी वाली से शादी करती हूँ या नॉन डिसेबल्ड से शादी करती हूँ, तो तीनों सिचुएशंस के क्या अपने अपने फायदे और क्या नुकसान है। और जब हमने डिस्कस किया तो हमने ये पाया कि हर सिचुएशन के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। तो कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि भाई परफेक्ट है, चलो भाई आज तो मैंने सोच लिया हाँ मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर इस बार जो हमने किए उसमें हमने थोड़ा सा मौका ज्यादा दिया लोगों को एक दूसरे से बात करने का, ज्यादा मिलने का। और भगवान की दया से कहो या आप लोगों के अप्रिसिएशन और प्यार के कारण हमेशा हमारे हर प्रोग्राम में नेशनली लोग आते रहते हैं। जैसे इस बार सालसा डांस थिएटर प्रोग्राम में ही आप ही के दिल्ली से 2 जन आए थे, कोई कोल्हापुर से आ रहा है, तो कभी चेन्नई से कोई आया है, तो कभी गुजरात से कोई आया है। ऐसे अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज से लोग आते हैं। तो हमारे मैट्रिमोनियल में भी अक्रॉस इंडिया लोग ऑलरेडी वेबसाइट पे भी हैं और गेट टुगेदर्स में भी आते हैं। तो मैं कहूंगी श्रोताओं को जिनको भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना है, आप आइए हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करिए, सर्च करिए। कुछ दिक्कत है तो contact@voicevision.in पे ईमेल भेज सकते हैं। अगर मैं स्पेल कर दूं इसको तो CONTACT contact@voice VOICE vision VISION.in, यानी कि contact@voicevision.in। जी बहुत बहुत शुक्रिया ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए सुष्मिता। नाउ फाइनल वर्ड्स, वुड यू लाइक टू कन्वे एनी मैसेज और व्हाट यू वुड लाइक टू से टू आवर लिसनर्स एट द एंड ऑफ टुडेज शो? मेरे हिसाब से तो ये एंड नहीं, बिगनिंग है, क्योंकि आज आप इतना अच्छा ये रेडियो उड़ान नाम की जो चैनल आपने शुरू करी है, जो कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रही है। मतलब जैसे हमारे यहाँ कहावत है, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वैसे आपकी चैनल पहुंच रही है और लोगों को नॉलेज शेयर कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि हमारी लाइफ में संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष नहीं है तो उसके बाद जो जीत होती है या जो हासिल करते हैं या जो हम कामयाबी मिलती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है अगर संघर्ष ही नहीं किया। अगर संघर्ष किया होता है तो वो छोटा सा एक लॉलीपॉप मिलना या एक आइसक्रीम मिलना या एक किसी से वाओ बेटा वाओ वो मिलना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो संघर्ष से कभी भी डरना नहीं चाहिए। संघर्ष आपका बेस्ट फ्रेंड है जो कि आपको आगे जाने में और ताकतवर बनने में हेल्प करता है। तो प्लीज करते रहिए संघर्ष और स्माइल करते रहिए। जी बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये हमारा एपिसोड खासतौर पर सुनने वालों को बहुत पसंद आया होगा और काफी कुछ हमें समझने को मिला अपनी बातचीत के दौरान। सुष्मिता, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन प्रोग्राम एक मुलाकात, and it was really a pleasure talking to you. Thank you so much. Pleasure was mine too. Amit, thank you for inviting. Thank you so much. श्रोताओं, प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमसे मुखातिब थीं मुंबई की सुष्मिता बुबना। सुष्मिता बुबना, जैसा कि प्रोग्राम के दौरान आपने सुना, शी इज द डायरेक्टर ऑफ वॉइस विजन एंड एज वेल एज एसेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने विचार और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम के आगाज में आपसे कहा था कि हम अपनी ईमेल आईडी का पता हम आपको बताने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोताओं ने अपना नोटपैड या जो भी राइटिंग एप्लीकेशन वो यूज करते हैं कंप्यूटर पर, या कागज कलम जो लोग यूज करते हैं, जो लोग ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग तैयार होंगे। जी हाँ,
उस ईमेल आईडी को नोट करने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। श्रोताओं, हमारे इस प्रोग्राम की स्पेसिफिक ईमेल आईडी है amit@radioudan.com। एक दूसरा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। तो दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात बस यहीं तक। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय आपसे फिर मुखातिब होंगे हम प्रोग्राम एक मुलाकात में। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। नमस्कार।